सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बड़ा कदम सामने आ गया है। हुक्म इम्तना स्टे ऑर्डर ख़त्म करते हुए हुकूमत को शुगर मिल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की इजाज़त दे दी गई है। इसी मुनासबत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का वाशगाफ ऐलान, फरमाते हैं कि मामला अंजाम तक पहुँचेगा, माफियाज को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। फजलुर रहमान साहब का रद्द-ए-अमल इस एक बयान पर सामने आया है। फरमाते हैं कि चीनी स्कैंडल का किरदार मुल्क से बाहर, तो फिर एहतसाब किसका होने वाला। सरबराह JUI ने इल्ज़ाम लगाया कि एहतसाब, हुकूमती एहतसाब सिर्फ अपोजिशन जमातों के लिए रह गया। उन्होंने मजीद कहा कि एहतसाब के नाम पर मुल्क में इंतकाम हो रहा है। आपको याद होगा, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एहतसाब के अमल को, उसके हवाले से उसका बड़ा बयान सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि एहतसाब तबाही, एहतसाब के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो इस वक्त तबाही के सिवा और कुछ नहीं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी को संजीदा और काबिल वज़ीर आज़म की तलाश दरपेश है। मुल्क में एक वज़ीर आज़म होते हुए क्यों पीपल्स पार्टी को दूसरे वज़ीर आज़म की तलाश, ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी पुरएतमाद हैं, कह रहे हैं कि गिरती हुई दीवार जल्द ज़मींबोस होगी। बिलावल भुट्टो का कहना है कि वज़ीर आज़म 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड्स के ख़िलाफ़ सफ़ारा या कमर बस्ता हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जारहाना अंदाज एक मरतबा फिर वापस लौट आया है। फरमाते हैं कि कठपुतली और सेलेक्टेड को वज़ीर आज़म की जिम्मेदारियों का क्या पता। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि अगर खुदा न खास्ता लोग सड़कों पर आ गए तो हुकूमत उन्हें संभाल नहीं पाएगी। बिलावल भुट्टो ने इस मौके की मुनासबत से हुकूमत के इत्तेहादियों से अपील की कि वो हुकूमत से अलहदा हो जाएं। मज़ीद फरमाया, एक कदम आगे जाकर के, मेरे ख्याल है क्रीज से आगे बढ़ कर के फरमाया कि हमें ऐसा वज़ीर आज़म चाहिए जो बचकाना हरकतें ना करे। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की ये ख्वाहिश पूरी होगी? दूसरी जानिब इंतहाई गैर अहम खबर, इंतहाई या उससे भी ज़्यादा गैर अहम खबर अगर कोई होती है तो वो कि इलेक्ट्रिक हस्ब साबिक अपनी मनमानी पर आ गई है। कराची भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया है। एक तो शदीद गर्मी है, ऊपर से लोड शेडिंग। कराची वाले, शहर नापुरसान हाल वाले, जो पहले ही गालिबन सियासी यतीमी का दाग झेलने पर मजबूर हैं, कुलबुला उठे हैं। कराची वालों का कहना है कि कोई नहीं जो हमारी मदद को आए। दूसरी जानिब ऑनलाइन क्लासेस पर राग़िब करने पर बच्चों के या तलबा के या तलबा और तालिबात के वालिदैन का कहना है, ऑनलाइन क्लासेस पर राग़िब करने वाले पहले बिजली की फराहमी को तो यकीनी बनाएं। विफाक की जानिब से कराची को 1400 मेगावाट बिजली की फराहमी का जो ऐलान सामने आया था, सवाल अब यहाँ ये उठता है कि इस एक फ़राग़ दिलाना पेशकश के बाद भी कराची वालों की ज़िंदगियों पर क्या कोई फ़र्क पड़ने जाएगा? क्योंकि कराची वाले ये देखते हैं हर साल, हर मौसम में कि इलेक्ट्रिक के पास एक ही उज़्र होता है जो घुमा फिरा करके डेट लाइन चेंज करके शायद पेश कर दिया जाता है, लाइन लॉसेस, ट्रांसमिशन फॉल्ट्स। लोगों का यह भी कहना है कि बिजली की चोरी पर तो कानून का निफाज है, लेकिन बिजली की अदम फराहमी पर क्या कोई कानून नाफिज होने जा रहा है? लोगों को ऐसा लगता है कि शहर नापुरसान हाल के बासी दो हाथियों की लड़ाई में बुरी तरह पीसे जा रहे हैं। मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ आपसे कराता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इम्तियाज़ शेख साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सिद्दीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहते हुए पहली स्टोरी की मुनासबत से शौकत बसरा साहब के पास जाने की इजाज़त चाहूँगा। शौकत बसरा साहब, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो। बसरा साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम। उसामा गल कर रहे हैं भाई, क्या ठीक हो? जी जी। बसरा साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये बयान हम सब की तशफ़ी के लिए शायद काफ़ी है, लेकिन इस ज़िम्न में दो ख़बरें हैं, वो आपकी खिदमत में गोश गुजार करता हूँ, उसके बाद आपसे जवाब पाने की तमन्ना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अज़्म या अज़्म मुसम्मम अपनी जगह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है या जो अहकाम है वो अपनी जगह जनाबेबन, लेकिन चीनी बहरान के ज़िम्मेदारों को सज़ा मिले तो कैसे? दो ख़बरें मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, फिर आप बताइएगा क्या होगा। लंदन में जहांगीर तरीन मीडिया को देखकर भाग निकले। बसरा साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? बसरा साहब को मेरी आवाज़ नहीं जा रही। राइट, अब अगर मैं नून लीग के पास गई, कोई बहुतान तराशी ना हो, लेकिन बहरहाल मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं है, या तो मैं इसी खबर को इसके गिर्द घूमता हूं जब तक आप उनको मिला लीजिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अज़्म, दूसरी जानिब ये खबरें जो कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए काफ़ी हैं। खबर बता रही है कि लंदन में जहांगीर तरीन मीडिया को देखकर भाग निकले। अब ये खबर छापी है कराची के दो मुख्तलिफ रोज़नामों ने और कमोबेश एक जैसे अल्फाज हैं। खबर के मुताबिक बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ी के मुताबिक PTI रहनुमा जहांगीर तरीन ने अपने फार्म हाउस के दरवाजे पर, जिसका नाम भी है न्यूबरी में, अपने हाइड हाउस नामी फार्म हाउस के दरवाजे पर मीडिया को देखा तो घर में दाखिल होने के बजाय गाड़ी का रुख मोड़कर आगे निकल गए। उनके साहबजादे अली तरीन काले रंग की रेंज रोवर चला रहे थे। निजी टीवी ने दावा किया कि जहांगीर तरीन अपनी गैर मुल्की जायदादें अपने बेटे अली तरीन के नाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। याद रहे कि उन्होंने रवां हफ्ते ही बेटे के हमरा स्विट्ज़रलैंड का दौरा भी किया। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करने का ख्वाहिशमंद हूँ। गुड, अब मैं जाता हूँ नून लीग के पास। सिद्दीकुल फारूक साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैंने कोशिश तो की थी कि पहले हुकूमत का ही मौक़िफ़ ले लिया जाता, लेकिन कुछ तकनीकी मामलात मेरे ख्याल है दरपेश है। थोड़ी देर में शौकत बसरा साहब हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले जनाब ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो गलतफहमी या सही फहमी या वॉटेवर फहमी है, सर इसकी शान में अगर आप कुछ इंकशाफ करना चाहें तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नूरुल आरिफीन सिद्दीकी साहब, अगर इमरान ख़ान की हुकूमत आवाम की खिदमत कर रही होती, बड़े बड़े मंसूबे चल रहे होते, ये लोग 2 सालों में 1 करोड़ लोगों को रोज़गार दे चुके होते, ये 10 बिलियन दरख्त में से जो 5 साल में लगने थे, चलें 2 साल में 4 बिलियन दरख्त लगा चुके होते, 50 लाख मकानों में से 2 सालों में 20 लाख मकान बना चुके होते, ये भारत को मकबूजा कश्मीर हड़प न करने देते और भारत को सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनीत के लिए वोट इन्होंने ना दिया होता और इमरान ख़ान अपने वादे पूरे कर रहे होते, तो फिर मौलाना फजलुर रहमान क्या, कोई और भी, और सिद्दीकुल फारूक और नूरुल आरिफीन सिद्दीकी क्या कहते, सिवाय इसके कि वो तारीफ़ करते कि वाह वाह जनाब, 3 चीयर्स फॉर इमरान ख़ान, 3 तालियां इनके लिए बजाएं। इन्होंने तो जो कहा था सब कर दिया, रियासत मदीना बना दी, अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया, अपने वज़ीर आला मालम जब्बा का रेफरेंस उस पर था, और इसी तरह जनाब अली पेशावर मेट्रो का भी मामला, इसी तरह से फ़ॉरेन फंडिंग केस में भी अपने आप को पेश करके इन्होंने तो काम सारे ही माशाल्लाह। लेकिन अगर मामलात उलट हो, मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज हो, जिस अंधेर में रोशनी की ज़रूरत हो, उस अंधेरे में मज़ीद ये धुआं छोड़ रहे हों, तो फिर मौलाना फजलुर रहमान तो बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, आलम दीन हैं। एक छोटा सा बच्चा भी वही कुछ कहेगा
जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा। दुरुस्त है, आपने तौसीक फरमाई जनाब। हुकूमती वजाहत अभी भी ड्यू है। शौकत बसरा साहब पर हसरत है कि ये लाइन एक मरतबा फिर ये सिलसिला जो है वो इस्तवार हो जाए, उनसे हमारा राब्ता कायम हो पाए। लेकिन इस दौरान में मेरा ख्याल है शर्फ़ गुफ्तगू बख्शी देना चाहिए इम्तियाज़ अहमद शेख साहब को। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर, ये कोई इलाका है लंदन से कुछ फासले पर न्यूबरी में अपने हाइड हाउस नामी फार्म हाउस। अब मुझे तो पता नहीं लंदन कहाँ है और कैसे पहुँचा जाता है, फार्म हाउस वहाँ कैसे आता है, क्या नहीं आता है, लेकिन ये ख़बरें जो हैं ये कराची और मुल्क के मुख्तलिफ़ मौक़र रोज़नामों में शाया हो चुकी हैं। जनाब मन, चीनी बहरान के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको सज़ा देने का ये अज़्म, आपके ख़्याल में इसमें क्या अम्र माने रह सकता है? जहांगीर तरीन साहब मुल्क से बाहर हैं, इसके अलावा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बात की तो सबसे पहले मैं एक लाइटर नोट पे जाऊं तो ऐसे मौक़ों पे लाइनें कटी जाती हैं जी। तो बसरा साहब आएंगे तो वो भी इसका जवाब देंगे, लेकिन ये ख़बर मैंने पढ़ी नहीं है किसी अखबार में, ये ख़बर मैंने पढ़ी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पता नहीं क्यों जहांगीर तरीन साहब मीडिया को वहाँ अवॉइड कर रहे थे, या कोई ज़ाती वजूहत होगी। देखिए, जब तक मुझे पता ना हो तो मैं उस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है चीनी के बहरान का, जैसे स्कैंडल का, तो ये मतलब शुरू से ही मतलब बड़ा ड्यूबियस किस्म का था और उसमें शक व शुबहात उठ रहे थे कि जी इस पर कार्रवाई होगी कि या नहीं होगी। और जहाँ तक असल ज़िम्मेदारान थे जिन्होंने मतलब इसके फ़ैसले किए, जिन्होंने मतलब एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, जिन्होंने मतलब इस पर सब्सिडी रखी, जिन्होंने मतलब चीज़ें की, तो उनका भी नाम इसमें आएगा कि नहीं आएगा, ये तो बहस काफ़ी दिनों से चल रही है। तो मतलब सब्सिडी का मसला है तो मतलब फिर तो सब्सिडियाँ तो मतलब आती रहती हैं, इस साल भी बजट में रखी गई हैं, लेकिन वो सही अंदाज में इस्तेमाल हुई हैं कि नहीं हुई हैं वो देखने वाली बात है। और वो चीनी जो एक्सपोर्ट होनी थी वो एक्सपोर्ट हुई है कि नहीं हुई है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी। तो मतलब वो मतलब जिन लोगों ने फ़ैसले किए उनको तो बाहर रख दिया गया। जिन्होंने मतलब पहले 1 मिलियन टन रखा, फिर 1.13 मिलियन कर दिया, फिर उसमें सब्सिडी रखी गई, उनको मतलब फ्रेट के पैसे दिए गए। तो मेरा मतलब है कि वो सब चीज़ें जिन्होंने वो बैठ के फ़ैसले किए उनको आउट कर दिया गया, और उसके बाद फिर सब्सिडी वालों के पीछे पड़ा गया। देखिए, सब्सिडी लेना कोई जुर्म नहीं है, सब्सिडी अभी भी मिलती है। इस बजट में भी बहुत सी चीज़ों पे सब्सिडी दी गई है, दी जाएगी आने वाले दिनों में, लेकिन उसका सही इस्तेमाल हो, एक। और नंबर 2, जहाँ जिन मुल्कों में ये एक्सपोर्ट होनी थी वहाँ एक्सपोर्ट हुई कि नहीं हुई, या फिर उनको वापस यहाँ लाया गया। तो मेरा मतलब है कि ये शुरू से ही बड़ी कंट्रोवर्शियल थी इसकी रिपोर्ट, और ये शकूक व शुबहात शुरू से ही थे कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो अब यही लगता है कि ये मतलब सर्द खाने में जा रही है, सिर्फ बयानबाजी के तौर पे तो इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इस पे होगा कुछ नहीं। लोग बाहर चले गए, आपका ये इल्ज़ाम या आपकी ये बदगुमानी दूर करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बनफ़ से नफीस खुद हुकूमत के तर्जुमान शौकत द ग्रेट बसरा अल्हम्दुलिल्लाह एक विंडो में मुस्कुरा रहे हैं। शौकत साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जनाब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अपने सवाल की जानिब। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कदम हुक्म इम्तना ख़त्म करना, हुकूमत को हिदायत देना कि शुगर मिल्स जो कार्टेल है, जो माफिया है, उस पर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अज़्म, उनका बड़ा ऐलान कि माफिया को नहीं छोड़ा जाएगा, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। फजलुर रहमान साहब का की ये बदगुमानी और उनका ये कहना कि जी एहतसाब सिर्फ अपोजिशन के लिए रह गया है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब बकौल ये ख़बर के न्यूबरी में अपने हाइड हाउस नामी फार्म हाउस में राइश पजीर हैं। रवां हफ्ते बेटे के हमरा स्विट्ज़रलैंड का दौरा फरमाया। दूसरी जानिब एक अखबार ये भी लिखता है कि जहांगीर तरीन साहब अपनी गैर मुल्की जायदादें अपने बेटे अली तरीन के नाम पर मुंतकिल फरमा रहे हैं। सर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अज़्म पूरा कैसे हो पाएगा? नूर आरिफीन, मेरे ख्याल में कोई कतई गुंजाइश नहीं है शक की कि अगर ये सारा कुछ ना करना होता तो मुझे अभी तक याद है कि अपोजिशन पहले ये कहती थी कि देखेंगे ये सिर्फ मट्टी झोली, आंखों में मट्टी जो है वो झोंकी जा रही है, कुछ भी नहीं होगा,
कमेटी जो बनाई है ये मट्टी डालने के लिए बनाई गई है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक माजी के अंदर भी कीमतें बढ़ती रहीं, माफियाज की कार्टेल्स हैं, आपको हर बात का पता है। माजी में भी चीनी की कीमतें 140 तक गई, माजी में भी 27 अरब की सब्सिडी दी गई। मैं बाकी दूर नहीं जाता 85 से, मैं सिर्फ 5 साल की बात करता हूँ। अच्छा, अल्लाह ने उनको तो तौफीक ना दी। हमारी हुकूमत के दौरान ये सब कुछ हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया, कमेटी बनाई, कमेटी बनने के बाद उसको रेफर कर दिया कमीशन बना के FIO की फॉरेंसिक रिपोर्ट सबमिट करें। जब रिपोर्ट आ गई उन्होंने कहा इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी। जब उसके ऊपर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट से उनको कह दिया अभी कार्रवाई शुरू करें, ये भागकर हाई कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया। ये बहुत खुश शायद है कि हाई कोर्ट से स्टे खारिज हुआ है। आप देखिएगा जब हम अब कार्रवाई करेंगे तो ये कहेंगे देखेंगे ये कार्रवाई जो है ना ये गलत हो रही है। अब इन्होंने फिर जब लोग पकड़े जाएंगे, जब लोग जेलों में डाले जाएंगे, जब रिकवरी होगी, और सबसे बड़ा टारगेट अवाम को रिलीफ देना कि 70 रुपए जो चीनी की कीमत है उसके ऊपर चीनी बिके। नंबर सिर्फ 70 नहीं, आप देखेंगे इंशाल्लाह नूरुल आरिफीन मेरा रिकॉर्ड पे रखिएगा, सबसे पहले तो हमारी कोशिश है 70 बिके, उसके बाद 70 से नीचे लेकर आनी है। उसकी वजह देखिए ना, जब पाकिस्तान में शुगर मिलें किन की हैं, मुझे निकालना मेरी है ना आपकी है। तमाम जो सियासतदान, वो सियासतदान जो पार्टियों के सरबराहान हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनकी हैं, उनके रिश्तेदारों की हैं, उनके दोस्तों की हैं। तो मेरा ख्याल कहता है कि अगर एक दफा हाथ डाला गया है तो इंशाल्लाह ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा और इसका रिलीफ अवाम तक जाएगा। अगर अवाम को फायदा नहीं पहुंचता, ये माफियाज नहीं पकड़े जाते, तो मुझे बताएं फिर हम क्या कहेंगे इनमें और हमने क्या फर्क है। हमें फर्क इनमें यह है कि 70 साल में वो नहीं हुआ जो इमरान खान ने कर दिया। 70 साल में खान साहब ने हमारी हुकूमत है, हमारे लोगों के नाम आए हैं। सर मेरा ख्याल है कता कलामी की गुंजाइश निकालते हुए मौलाना फजलुर रहमान के अंदेशे को किस तरह एड्रेस करेंगे आप? सुभान अल्लाह। मौलाना साहब मैं से कहता हूं कि अब नहीं होना चाहिए कि अब कोई मेरी बारी तुम्हारी बारी पहली बारी एहतसाब, अपनों को बचाना और ये कहना कि नैब उस वक्त बिल्कुल दुरुस्त था जब ये इकट्ठे थे, वो दौर खत्म हो गया। अब अगर ये यहाँ तक मामला आ गया है तो मौलाना साहब को यकीन रखना चाहिए कि अगला मरला स्टे तो आज खारिज हुआ है, मेरे भाई का खारिज हुआ है, तो उससे कार्रवाई तो मेरे भाई स्टे खारिज होने के बाद होनी है ना। इसलिए रेस्ट श्योर कोई नहीं बचेगा, सब फड़े जाएंगे। वो आपने फिक्र सुना हुआ ना, जिसने लूटा है, और ये इब्तिदा है। अभी आप देखेंगे आने वाले। मैं आपकी तरफ आता हूँ सिद्दीकुल फारूक साहब, जनाब वाला ये मुझे बताइए सिद्दीकुल फारूक साहब, सर इसी खबर की कंटिन्यूएशन बता रही है, जहांगीर तरीन साहब ने लंदन में नून लीग से राब्तों की सख्ती से तरदीद की है। लोगों का ख्याल है कि शायद वो PTI से नाराज़गी की वजह से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं। ताहम उन्होंने इस अफवाह की सख्ती से तरदीद की। उन्होंने फरमाया कि कुछ मामलात हैं ज़रूर लेकिन हल हो जाएंगे। सर एक तरफ तो एहतसाब का ये अज़्म और दूसरी जानिब जहांगीर तरीन साहब को ये यकीन होना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर खुद ही कुछ कहिए। मुझे ये बताइए कि जितना जहांगीर तरीन इमरान खान को जानते हैं उतना ही इमरान खान जहांगीर तरीन को जानते हैं। जो कुछ इन्होंने किया है वो सबको पता है। यही जहांगीर तरीन साहब ने कहा था, ऐसे ही शोर मचाया था, 4-5-6 सीटों का मामला था, हमने खुद ही कैंडिडेट से हमने ठीक फील्ड नहीं किए थे तो हमने हारना तो था। बहुत सी जगह पे हमारे कैंडिडेट्स तीसरी चौथी पोजीशन में आए तो हम जीतते कैसे। तो इलेक्शन में धांधली और 35 पंक्चर जिस पे माफ़ी मांगी वो तो पोल खुल गया, ये इमरान खान है। अब बड़ी बुनियादी बात, मेरे भाई शौकत बसरा साहब या इनके साथ और बहुत से लोग भी बैठ जाएं, बुनियादी मसला ये है कि चीनी और गंदम की बरामद की इजाज़त इसके बावजूद कि चीनी की मुल्की ज़रूरत 55 लाख टन थी और पैदा हुई थी 51 लाख टन, ये मंजूरी किसने दी एक्सपोर्ट की? तो काबीना ने दी। और उसकी सरबराही कौन कर रहा था?
इमरान खान साहब कर रहे थे। और उसके बाद 55 रुपए किलो वाली चीनी 90 रुपए बिकी। ये 35 रुपए कौन खा गया? ये सामने बैठे हुए हैं बंदे, फिर ये बातें करते हैं। मैं एक जुमला ज़रूर कहूँगा कि चीनी की सनत को तबाह मत करें, लेकिन चीनी चोर जो हैं, जिन्होंने आवाम की जेबों से पैसे चुराए हैं, वो जहांगीर तरीन हो, वो उनको इजाज़त देने वाला इमरान खान हो, वो और हुकूमत में बैठे हुए लोग हों, और उस रिपोर्ट में किस किस के बयान पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है, वो उनको भी कटहरे में खड़ा करें। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं पकड़ लूँगा, ये मैं सुनता चला आ रहा हूँ, 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। लेकिन जब आए हैं तो सब चोर उनके दाएं बाएं बैठे हुए हैं। और मैं कहता हूँ और आज भी कहूँगा कि अगर मक्खी जो है वो बैठती है तो गंद पर बैठती है, मक्खी साफ सुथरी जगह नहीं बैठती। तो जिसके गिर्द ये मक्खियाँ जमा हुई हैं वो कौन है? वो ज़रा देख लीजिए, इस तरह दावे करने से नहीं बनेगा। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, ब्रेक की कॉल दी गई है, ब्रेक के बाद वापस सीधा जाऊंगा इम्तियाज शेख साहब के पास। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की जो हसरत है उस पर उनसे कुछ रोशनी, कुछ आगाही लेने की कोशिश करेंगे। एक मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। इम्तियाज शेख साहब, सर ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सीधा आपकी जानिब आऊँगा। मैं आ तो गया हूँ सर। इंट्रो में आपने मेरी दूसरी स्टोरी जो बिलावल भुट्टो साहब के जारहाना अंदाज से मुताल्लिक़ थी, आपने वो सुन ली। जनाब मन, ये मुझे बताइए, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बिलावल साहब अपनी फॉर्म में वापस लौट आए हैं। हुकूमत को दी गई उनकी चेतावनी किस हद तक जो है वो मैच्योर हो सकेगी, इसका फ़ैसला तो खैर आने वाले वक्त ने करना है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हवाले से जो गुफ्तगू उन्होंने फरमाई है, सर इसके बारे में कुछ हमें आगाही दीजिए। जो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा वज़ीर-ए-आज़म चाहिए जो बचकाना हरकतें ना करे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं वो साथ छोड़ जाएँ। सर एक मिसरा आपकी खिदमत में पेश करके, ये मैं दूसरों की ज़ुबान में कह रहा हूँ, हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए तो नहीं हो जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं इसका जवाब आपको देता हूं, लेकिन मुझे 1 मिनट दे दें। मैं आपको जो पिछला शुगर के हवाले से जो चीज़ें थी, मैं आपको दो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। आपने कहा था कि जी, उन्होंने कहा था कमेटी बनी है, FIA और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है जो जिसने ये इंक्वायरी करके दी है। उस इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है वो आप एंट्री नंबर 27 पेज 350 पे पढ़ें। उन्होंने जो कमीशन बना है उसने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि ये जो शुगर की शॉर्टेज है और जो महंगाई है एक्सपोर्ट की वजह से हुई है। और एक्सपोर्ट, जिस तरह अभी सिद्दीकुल फारूक साहब ने कहा कि एक्सपोर्ट तब इजाज़त दी जाती है जब यहाँ वाफर मकदार में हो, एक्स्ट्रा इमदाद हो, तब दी जाती है। और शुगर एडवाइजरी बोर्ड जिसके सरबराह दाऊद साहब हैं, जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं, उनकी मीटिंग होती है। वो उसमें बाकायदा सूबे उनको बताते हैं कि शॉर्टेजेस हैं, आप इसको एक्सपोर्ट को डिसकंटिन्यू करें। फिर भी वो डिसकंटिन्यू नहीं होती। ये पेज 70 पैराग्राफ 230, ये उस रिपोर्ट से मैं पढ़ रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये वो रिपोर्ट कहती है। तो आप इससे अंदाज़ा करें ना कि कौन ज़िम्मेदार है। जब वो कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट न बंद कर दें, वो एक्सपोर्ट बंद नहीं होती। जब कहा जा रहा है कि जी उसकी जो महंगाई का ज़िम्मेदार जो है वो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट कौन करते हैं? वो दुरुस्त है सर, जरा थोड़ा सा वक्त की किल्लत है। रिक्वेस्ट मेरी वही होगी कि अगर मेरे सवाल पर आप एक्सपोर्ट्स भी होती है, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने जी तो मतलब वो जो बात है ना कि एहतसाब की बात है ना जी, वो मतलब बस सिर्फ ऐसी ही है कि मतलब कोई नाराज़गी हो गई है कोई जहांगीर तरीन से, प्राइम मिनिस्टर की, जिसकी वजह से ये पूरा बम बखेड़ा हुआ। बहरहाल वो आने वाला वक्त साबित करेगा। अभी आपने बात की कि अपना बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के हवाले से जो उनका स्टेटमेंट है, तो देखें जी, ये मुल्क में उनकी पार्टी जो कोलिशन पार्टी है, कोलिशन पार्टी में मुख्तलिफ कोलिशन जमातें हैं, इनके पास अपनी अक्सरियत नहीं है कौमी असम्बली में। मांगे तांगे के वोटों से ये आए हैं, कई पार्टियों के वोट हैं, कई पार्टियों के 5-6 पार्टियां हैं जिनके वोट हैं, और वो मतलब उनमें पहली दरार तो पड़ चुकी।
ठीक है, आप देखें कि मतलब कोई भी इत्तेहादी इनसे मुतमईन नहीं है। आप मैंगल साहब चले गए BNP, अभी आप कुछ दिन पहले चौधरी साहबान के बयानात पढ़ें, PMLQ वो तकरीबन जाते जाते रह गए, उनको मिन्नत करके वापस लाना पड़ा। MQM 2 दफ़ा जा चुकी है बाहर, ऐलानात हो चुके हैं। मतलब कोई एक तो GDA इनसे अलग नाराज़ है, एक तो पार्टी हो जो इनसे राज़ी हो, कोई पार्टी राज़ी नहीं है। और पहली जो है ईंट दीवार से निकल चुकी है। इस वजह से सियासतदान तो सियासी हालात को देखकर बात करते हैं, बयान देते हैं। तो उन्होंने जो बात की है वो बिल्कुल सोच समझ के की है, और उन्होंने देख कर की है। और फिर जिस अंदाज से मुल्क को गवर्न किया जा रहा है, जिस अंदाज से मुल्क को चलाया जा रहा है, जितने बहरान खड़े हो गए, कोरोना की कोई पॉलिसी नहीं, मुल्क में कोरोना के केसेस बढ़ गए। सर आपने चूंकि तायीद फरमा दी है बिलावल भुट्टो साहब की, मुझे रहनुमाई दरकार है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब की, तो मतलब इस तरह मैं आपकी तरफ आता हूँ, इम्तियाज साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। शौकत बसरा साहब, जनाब मन, ये मुझे बताइएगा, बिलावल भुट्टो साहब को जो संजीदा और काबिल वज़ीर आज़म की तलाश है, फिर आगे जो कुछ उन्होंने कहा वो मैं मज़ीद नहीं दोहराना चाहता। सर आपके ख्याल में ये दोबारा फिर वही ज़ुबान इस्तेमाल करना, कठपुतली, सेलेक्टेड और बहुत सारी और चीज़ें, जनाब मन कुछ कहिएगा। नूर आरिफीन, पहली बात तो ख्वाहिशात पे और ख्वाब देखने पे ना पाबंदी और ना टैक्स लगता है। ये देखने पे तो बिल्कुल ये इनको आज़ादी है। इनसे ये पूछ लें कि चले नेशनल असम्बली में तो हमारी फिर मेजॉरिटी है, सेनेट में तो हमारी मेजॉरिटी नहीं थी। इनके साथ क्या हुआ? इनके अपने लोग इनका साथ छोड़ गए, जिन्होंने कहा कि हमें बिलावल साहब की और मियाँ साहब की पॉलिसियों से हम इत्माद नहीं करते। और दूसरी बात, अच्छा इनको बजाय इसके कि बिलावल साहब को तवज्जो दें, खासतौर पूरे सिंध में तो क्या देनी है, तीसरी टेन्योर है इनका, तो तीसरे टेन्योर में कम अज कम लाड़काना में कुत्ता काटने की वैक्सीन तो प्रोवाइड कर दें। और ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है, वो बिलावल साहब हो या नून लीग, मैं दोनों को सुन रहा हूँ, इन दोनों की फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन इसलिए है, इन लोगों ने सिवाय 70 साल, देखें ना, हमें तो 2 साल हुए आए हुए पाकिस्तान में। कोई मुझे बता दें दुनिया के अंदर कोई ऐसी हुकूमत हो, जो ऐसा कोई लीडर हो जो एक बार भी हुकूमत में ना आया हो और उसको ऐसा पाकिस्तान मिले जिसके अंदर उस जो लोग इक़्तिदार में आते रहे वो तो अरबपति और खरबपति बन गए हो और पाकिस्तान कर्जों में डूब गया हो। तमाम इदारे जो हैं वो इन्होंने जो लूट सूट की वहां पर, वो बता दें कोई एक मुनाफा बख्श इदारा, दोनों सीनियर आदमी से पूछ लें। इसलिए ये बिलावल साहब नहीं बोल रहे, ये बिलावल साहब की फ्रस्ट्रेशन बोल रही है। अच्छा पहले इन दोनों एक मिनट अभी बात की थी सिद्दीकुल फारूक साहब ने। देखिए मेरा ख्याल में इनके मुंह से करप्शन की बातें अच्छी नहीं लगती, गवर्नेंस की बातें दोनों पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती। ये हमें तरीके बताएं टीटीज के, ये हमें तरीके बताएं कमीशन लेने के, ये हमें बताएं कि किस तरह भैंसों के दूध से आप अरबपति और खरबपति बन गए। ये हमें ये बताएं, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, आपसे इल्तिमास है कि थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मैं आपकी तरफ आता हूँ सिद्दीकुल फारूक साहब से, मैं वही पूछता हूँ जो आपने कहा। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर काइंडली वो तो ना बताइएगा जो उन्होंने कहा टीटी या क्लैशनकोफ। सर आपके लिए सवाल दूसरा है मेरा। बिलावल साहब ने फरमाया कि वज़ीर कठपुतली और सेलेक्टेड को वज़ीर आज़म की जिम्मेदारियों का क्या पता, ये उनका फरमाना था। दूसरी जानिब शहबाज गिल साहब ने जो पेंडोरा बॉक्स खोला है वो तो कुछ अलग ही कहानी बता रहा है। वो जैकबाबाद पहुंच गए हैं और वो भी ख़ुद बिलावल साहब के चैलेंज पर जाकर के उन्होंने एक अस्पताल का जो है वो पोस्टमार्टम फरमाया है और उसके बाद उन्होंने कहा कि सिंध के अस्पतालों में अंधेरे और गंदगी की हुक्मरानी है, जिस पर रद्द-ए-अमल देते हुए सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने फरमाया कि बिलावल जरदारी साहब का चैलेंज NICVD के हवाले से था और शहबाज गिल निस्बतन गैर फ़ाल अस्पताल पहुंच गए। कुछ बदगुमानों को ये भी बदगुमानी है कि सिंध में ज़्यादातर अस्पताल खुशकिस्मती या बदकिस्मती से गैर फ़ाल ही हैं। चैलेंज देखने कहने से पहले या देने से पहले कैलकुलेट कर लेना चाहिए था कि अगला कहाँ जाएगा। कुछ आप फरमाइए, फिर मैं इसके लिए इम्तियाज शेख साहब के पास जाऊंगा, रुजू करूंगा ताकि वो मेरी गलतफहमी या लोगों जनाब इसके लिए मैं वजाहत करूंगा। मैं आपकी तरफ आऊंगा सर, मैंने पहले ही इंदिया दिया। पहले बराह रास्त कर दूं मैं, 1 मिनट। बिल्कुल। पहली बराह रास्त ये है कि जहाँ तरीका बताने लगे वो दूर की जाए। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा शौकत बसरा साहब। जिन अस्पतालों में कमजोरी है, लेकिन आइए अब मैं ये भी अर्ज करूंगा
कि स्कैंडल पे स्कैंडल तो आ रहे हैं। शौकत बसरा साहब जो माशाल्लाह पहले पीपल्स पार्टी में थे, एडे भी मायूस नहीं ने, उत्थे भी ना बड़ा एंजॉय किया है। आप 2 साल से यहाँ हैं तो कोई नहीं, जो कुछ हो रहा है वो मुझे पता है। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, आप जो एक और बड़ा स्कैंडल है, सस्ती चीनी उसके हमेशा की ज़रूरियात से 3 गुना ज़्यादा महंगी चीनी ख़रीद कर सस्ती बेची, और ये अरबों रुपए का स्कैंडल और आ गया है। ये जो चीनी बरामद की है वो स्कैंडल अपनी जगह, यूटिलिटी स्टोर्स में जो चीनी खरीद के ये और अरबों, एक रुक जाए, मैं नहीं बोला, आप रुक जाए। सर सिद्दीकुल फारूक साहब को खत्म करने दें। शौकत साहब, हुजूर ये जो बात कर रहे हैं, ये जो बात हो रही है कि फलां छोड़ के जाएगा, फलां छोड़ के जाएगा या नहीं जाएगा, भाई आप 2017 का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो रखें और अपना इकोनॉमिक सर्वे सामने रखें, और उसमें आपकी क्या कारकर्दगी है ये दुनिया देख रही है। देखिए कौवा काला ही है, आप कौवे को सफ़ेद कहेंगे शौकत बसरा साहब और आप लीडर, तो लोग आप पर ज़रूर हंसेंगे और कहेंगे कि या इनका दिमाग नहीं काम करता या ये हमें बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, और लोग आज बेवकूफ़। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपकी इजाज़त से मैं इम्तियाज शेख साहब के पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ। नजर आ रही है सिद्दीकुल फारूक साहब, सर थोड़ा सा मैं मुल्तमिस हूँ, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। एक जुमला और जिन लोगों ने, जिन हामियों ने, 2 जुमले और सुन ले, इनके जिन हामियों ने जाना है वोटरों के पास, वो इस कारकर्दगी की बुनियाद पर वोटरों के पास नहीं जा सकेंगे, इसलिए वो इनको छोड़कर जाएंगे। और फिर मैं यही कहता हूँ, आपने एक मिसरा पढ़ा, मैं भी, कि दिल का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। राइट सर। इम्तियाज शेख साहब, सर ये बात चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से थी, अगर आप बहुत निकले मेरे अरमान, मैं अपना व्यू पॉइंट दे रहा हूँ मैं आपको अपना। बस जनाब अभी दूसरों की भी सुन लेना, बसरा साहब आप परेशान ना हो, दूसरों की बात सुन लें। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल तरदीद करता हूँ, जहाँ अपना आज बसरा साहब को शेर जहाँ आज अखबार टीवी पे खबर थी, टीवी पे आए थे आज शहबाज गिल साहब जैकबाबाद के अस्पताल पे। बड़े अफसोस की बात है और बड़े दुख की बात है कि प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट और इतनी पोजीशन रखने वाले, सरकारी पोजीशन वाले, उन्होंने इतना झूठ और गलत बयानी से काम लिया। वो जिस अस्पताल के पास गए हैं वो अस्पताल ऑफिशियली बंद है, वो अस्पताल ख़त्म हो चुका है। वो अस्पताल नर्सिस सुने, और जैकबाबाद का जो अस्पताल है वो जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, जिस पे तकरीबन को 3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, वहाँ शिफ्ट हो गया है। और वहाँ इस वक्त वो बंद अस्पताल थे, वो वार्ड थे जो दिखाए गए जो कि किसी के उसमें इस्तेमाल में नहीं है, अबंडन है, और ये हॉस्पिटल ऑफिशियली शिफ्ट हो चुका है। ये आप किसी भी आदमी से पूछ लेंगे। और वहाँ उनको सहाफ़ियों ने ये भी कहा है कि जी अस्पताल तो वो है, वो देखें। उन्होंने कहा हाँ मैं कल सुबह देखूँगा, लेकिन फिर वो रात को ही वहाँ से रफू चक्कर हो गए, निकल गए। तो इसलिए मैं उनको चैलेंज करता हूँ, बिलावल भुट्टो साहब का चैलेंज बरकरार है कि अभी भी आएँ, जैकबाबाद का अस्पताल जिम्स देख लें, शिकारपुर का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देख लें, सखर तो वो गए, वहाँ उनको कोई चीज़ नहीं मिली इस तरह, गंबट का अस्पताल देख लें, नवाबशाह का अस्पताल देख लें। ये मतलब NICVD और ये तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो तो मतलब स्टेट ऑफ आर्ट्स। सर आपकी वजाहत बिल्कुल, आपकी वजाहत पहुँच गई नाज़रीन तक। उम्मीद है कि अब शहबाज और अपनी गलतफहमी को रफू कर लेंगे, जो गलतफहमी अगर उनको रह गई है। तो यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर कराची इलेक्ट्रिक के हवाले से अपनी आखिरी स्टोरी का अहाता करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे। स्टोरी चूँकि कि इलेक्ट्रिक से मुताल्लिक़ है, कराची से मुताल्लिक़ है, वजारत बिजली से मुताल्लिक़ है और सूबाई वजारत पर मुतमक्किन है ख़ुद इम्तियाज़ शेख साहब, तो मुझे चारों न चार एक मरतबा फिर उन्हीं का रुख करना पड़ रहा है। इम्तियाज़ शेख साहब, सर एक मरतबा फिर
लोड शेडिंग का जिन जो है वो बोतल से बाहर आ गया है। के इलेक्ट्रिक की लंतरानियाँ वहीं पुरानी हैं, डेट लाइन चेंज करके आप कुछ भी कह सकते हैं। लाइन लॉसेस, फॉल्ट्स, ट्रांसमिशन लाइन की फरसूदगी, बिजली चोरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये विफाक का मामला है या ये सूबे का मामला है? आप कुछ कहेंगे, जवाब कुछ मिलेगा। बिटवीन द लाइन मैं अगर अपने सवाल को बिल्कुल सही तरह से पुटअप करूँ, सर अवाम बेचारी का क्या कसूर है? के इलेक्ट्रिक के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिजली चोरी पर कानून बना भी लिया और उसका निफाज भी हुआ। सर अवाम का क्या कसूर है? अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ सूबा करेगा, विफाक करेगा या कोई भी नहीं करेगा? देखिए जी, ये जो मसला है आपने ख़ुद भी बताया और सबको पता भी है कि ये बेसिकली बुनियादी तौर पे पावर डिवीज़न के अंडर में आती हैं डिस्कोस, और फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। सूबाई हुकूमत का उनको इस तरह का इख्तियार है कि सूबे में हैं और जो अवाम के मुतालिक कोई भी चीज़ होती है तो सूबाई हुकूमत का उसमें अमल दखल हो जाता है। अदरवाइज़ कानून के मुताबिक वो नेपरा के अंडर में आते हैं और या तो फिर पावर डिवीज़न फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर में आते हैं। असूली तौर पे तो उनको भी कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कराची में बिल्कुल लोड शेडिंग बढ़ गई है और बल्कि पूरे सिंध में 16-16 घंटे की लोड शेडिंग है। हेस्को, सेपको, और मेरी 4-5 दिन पहले भी मीटिंग इनके साथ हुई थी, जो हेस्को, सेपको, कराची इलेक्ट्रिक के सरबराहों के साथ। इनको हमने वार्निंग्स भी दी थी, नेपरा को भी लिखा था, नेपरा ने भी इसका नोटिस लिया है। हम यही कर सकते हैं या फिर हम कोई कानूनी कार्रवाई ऐसी करें जिसमें फिर तकलीफ होगी, फिर कहेंगे कि जी सिंध गवर्नमेंट ने जाती कर ली। और जब भी कोई कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं फेडरल गवर्नमेंट बीच में आ जाती है और कहते हैं कि जी हमारे मामलात में आप करते हैं। पिछली दफ़ा बिजली के बिलों में भी जब वो आप ये इंकशाफ करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ सूबाई हुकूमत ने कोई कार्रवाई करने की कोशिश की थी, ताहम विफाक ने मुज़ाहमत की। मैं सही कह रहा हूँ? हमने जी हाँ, वफाक बिल्कुल, वफाक हर उस चीज़ में मफाहमत करता है जिसमें हम आवाम के वजह से इंटरफियर करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है ये बिजली के जो सेक्शंस हैं जो ये आते हैं डिस्कोज वगैरह, फेडरल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। बिजली वाला सब्जेक्ट तो वैसे भी CCI में होता है, लेकिन बेसिकली इनका इंतज़ामी कंट्रोल पावर डिवीजन और नेपरा के पास, इनका रेगुलेटर नेपरा है। नेपरा को भी हमने लिखा है, उनको भी लिखा है। इनकी जो चीफ्स हैं तीनों जो हमारे डिस्कोज हैं या कराची इलेक्ट्रिक और 2 डिस्कोज हैं, उनको बुलाकर मैंने ख़ुद उस दिन मीटिंग की थी, इनको पाबंद किया था और हमने कोशिश पूरी की है इनको करने की। अब मज़ीद सख्ती करनी पड़ी तो वो भी करेंगे हम। इनकी पेमेंट्स का मसला होता है और मसले होते हैं जिसकी वजह से इनका हमारे साथ बहुत इंटरेक्शन होता है। हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। मैं अपने आवाम को ये बिल्कुल यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम उस तरह बेबस होकर नहीं बैठेंगे। वी विल टेक एक्शन लेंगे। तो फिर मरकजी हुकूमत अगर बीच में आएगी भी तो हम आवाम सर आपने आवाम को जो एश्योरेंस दिलाई है, मैं आवाम की जानिब से आपको तहनीत पेश करता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अवाम की अक्सरियत जो है वो आपको इस वक्त देख नहीं पाएगी, क्योंकि इस वक्त भी अल्लाह के हुक्म से कहीं ना कहीं, बल्कि के इलेक्ट्रिक के करम से कहीं ना कहीं लाइट गई ही हुई होगी। मैं जाऊंगा शौकत बसरा साहब के पास, क्योंकि आपकी वजाहत के बाद बॉल जो है वो शौकत बसरा साहब की कोर्ट में आ चुकी है। शौकत बसरा साहब, बड़ा सनसनीखेज़ इंकशाफ फरमाया इम्तियाज़ शेख साहब ने कि उन्होंने यानी वफाकी सूबाई हुकूमत ने, मुराद अली शाह साहब की सरकार ने, बिलावल भुट्टो साहब की सरकार ने जब भी के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ कोई जिसको कहते हैं कि घेरा तंग करने की कोशिश की है तो सूबे की राह में मज़ाहम हुआ है विफाक। सर पहले तो कुछ इस पर रोशनी डालिएगा, और दूसरी बात ये जो खुसूसी तौर पर शफ़क़त का बर्ताव किया गया 1400 मेगावाट बिजली का, जनाब इस पर भी ज़रा थोड़ा सा रहनुमाई फराहम कीजिएगा। देखिए नूर आलफीन, बिल्कुल जिस तरह इन्होंने सेहत की आवाम को तालीम दी है, सेहत दी है, पीने का पानी दिया है, रोड्स दी हैं, इसी तरह ये बिजली के निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं। जाने दें, आप लोगों ने 4-4, 3-3 बारियां ली हैं। अगर आप इतने ही अच्छे तो बिजली का निज़ाम बेहतर कर जाते। गुजारिश सिर्फ इतनी है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक की इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके ऊपर चाइना के साथ जो हमारा इसमें एग्रीमेंट है, हमने हमेशा कोशिश की। और इनसे ये पूछ लेना, तुमसे तो इनके, हम तो आज 2 साल हुए आए हुए, इन्होंने 3-3 बारियां ली हैं, तो इन्होंने क्या किया के इलेक्ट्रिक के मुतालिक? ये उस वक्त फैसला ले लेते, उसको छोड़ देते, कहते ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है चाइना के साथ। ये बात तो आपकी समझ में आ रही है डॉक्टर बसरा साहब, ये बात तो आपकी ठीक है, टेक्निकली यू आर राइट कि 2-2 बारी या 3-3 बारी ठीक है, इस पे डिबेट हो सकती है, लेकिन डिबेट के बजाय अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएं, आप जो इरशाद फरमा रहे हैं
कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी का तर्जुमा क्या खुदसर इदारा है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, या कोई है जो इसको देख सकता है? देख, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं। ये इलेक्ट्रिक जो है ये एलियत की बात है जी, एलियत नहीं है इनको काबू इम्तियाज शेख साहब, सर उनकी जरा सुन ले। इम्तियाज शेख साहब, एक साथ सुन ले। हम दोनों एक ही पार्टी में थे, मुझे अभी भी याद है, मैं पीपल्स पार्टी में था। मरकज में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और सिंध में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। और ये लोड शेडिंग आज कम हो रही है, उसको बहुत ज्यादा होती थी। और मैं आपको अर्ज करूं, उसको तो 22 घंटे लोड शेडिंग होती। और ये पता क्या कहते थे उस वक्त नहीं थी, कम थी उस वक्त। सुन ले सर, सुन तो ले सर, सुन ले। हकीकत जो है उसको हम सामना करना चाहिए। उस वक्त जब ये फेडरल में खुद हुकूमत, उस वक्त आप कहते होंगे ना, क्या कहते थे उस वक्त? तो आप कहते होंगे सर, सुन तो ले। उस वक्त आप कहते होंगे, उस वक्त मैं पीपल्स पार्टी में नहीं था। उस वक्त आप कहते होंगे ये बात, आप कह रहे हैं ना, उस वक्त कहते होंगे अभी भी दूसरी बात आप कर रहे हैं। ये पुरानी बातें जो खुल रही है, मेरा ख्याल है इसको बंद करने दीजिए। कहा गया, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत है। शौकत बसरा साहब, मैं आपकी इजाजत से सिद्दीकुल फारूक साहब के पास जाना चाहूंगा, फिर मैं अगर वक्त बचा तो आपकी तरफ आता हूं। होने का ताल्लुक शौकत बसरा साहब के बारे में कि इन बुतों को भी निस्बत है दूर की, गो वहाँ नहीं पे वहाँ के निकाले हुए तो हैं, ये पीपल्स पार्टी से निकाले हुए। आपके लिए ये गर्ज है ना, इधर उधर की तो बात कर, ये बता काफिला क्यों निकला? मुझे राहसन से गर्ज नहीं। आप लोग कैबरी का सवाल रहा है, 4 बारियां लेने वाली हुकूमतें खत्म की। नवाज शरीफ ने 20 लोड शेडिंग खत्म की। हाँ जी, जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था हमारी खत्म हो गई और दहशतगर्दी। शौकत बसरा साहब, सर उनका लिंक फ्रीज हो रहा है नून लीग का, जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा ताकि मैं समझ सकूं वो क्या फरमा रहे हैं। जी प्लीज गो ऑन सर। सिद्दीकुल फारूक साहब, है आपकी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब, मैं ये कह रहा हूं कि नवाज शरीफ ने 20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की। इमरान खान साहब वापस ले आए क्योंकि फीस की इमरान खान साहब। सर आपका लिंक मेरा ख्याल है थोड़ा गड़बड़ेशन की जानिब, और मैं आपकी तरफ आता हूँ। लिंक गड़बड़ नहीं हुआ इनका, इनके पास आर्गुमेंट नहीं है, नहीं है। अच्छा, वो गप लगा रहे थे ना, शौकत साहब थोड़ा सा लिंक भी डाउन हो गया। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं दोबारा फिर मेरा ख्याल है चले जाता हूँ, बेहतर होगा इम्तियाज शेख साहब की जानिब। इम्तियाज शेख साहब, सर वो जो वजाहत आपसे मांगी थी, अगर आप देना चाहें तो आपके पास पूरा वक्त है कि जब सूबे और वफाक में दोनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतें थीं, तब क्यों नहीं कि इलेक्ट्रिक के मामलात को देख लिया गया था? अगर आप जवाब देना चाहें। देखें जी के इलेक्ट्रिक के मामलात को उस वक्त ही देखा जाता था, ऐसी बात नहीं है। ये लोड शेडिंग गर्मियों के ज़माने में होती थी, उस ज़माने में कम थी, आजकल लोड शेडिंग ज़्यादा हो गई है। और ये सिर्फ कराची इलेक्ट्रिक में नहीं है, ये सेप्को, हेस्को और बाकी जगहों पर भी पूरे मुल्क में हो रही है। और ख़ास तौर पे यहाँ लाइन लॉसेस पे इनका कंट्रोल नहीं है। इनका मतलब जो इनके ग्रिड स्टेशंस वो सही काम नहीं कर रहे। और इनका मतलब उसका पेट्रोल का, उनका डीजल का मसला है, ऑयल का मसला है, फर्नेस ऑयल का, वो ये सब सप्लाई नहीं कर पा रहे। पूरे मुल्क में पेट्रोल की मतलब शॉर्टेजेस है, आप देख रहे हैं, तो इनको भी शॉर्ट मिल रहा है। इस वजह से भी लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है आजकल। तो लेकिन डेफिनेटली हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे। हम इनको हम मतलब कानून के हिसाब से इनको बुलाकर दोबारा भी इनकी बात पुरस की जाएगी और कोशिश की जाएगी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि लोड शेडिंग कम से कम हो और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। और हम नेपरा को इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ मैं, नेपरा से मेरी बात हुई है और हम जल्दी उसमें 1-2 दिनों में मीटिंग भी रखेंगे ताकि नेपरा भी आ जाए। रेगुलेटर बेसिकली नेपरा है जो कि मतलब इसको कंट्रोल करता है। और फिर पावर डिवीज़न, सिंध गवर्नमेंट तो आती है एडमिन सिर्फ सूबे के हिसाब से इंशाल्लाह। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये हमारे उस पर टॉप एजेंडा पे है, क्योंकि ये लोगों को राइट सर। इम्तियाज शेख साहब, शौकत बसरा साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब, मुझे क्विकली प्रोग्राम को वाइंड अप दे दी गई है। ये हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाजरीन इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी फिर हाजिर खिदमत होंगे अगले हफ्ते। फ़ी अमान अल्लाह।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।